Hello everyone and welcome to पर्वत खेतीबाड़ी with your friend आर्ची। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक क्वीन के बारे में, द फॉरगेटन क्वीन। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की बहुत सी महान रानियों के बारे में आप जानते होंगे, फिर चाहे वो कश्मीर की क्वीन दिद्दा हो, दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्ताना हो या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। भारतीय इतिहास अनेक रानियों, महारानियों और उनके अद्भुत जीवन की गाथा गाता है, लेकिन एक रानी ऐसी भी हैं जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। इनके बारे में शायद हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, और आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही रानी के बारे में है जिनके सम्मान में फेमस पोइट जोएना बैली ने 1849 में लिखा था, Praise from Brahma came to rule our land a novel dame. Kind was her heart and bright her fame. Ahilya was her honored name. तो आइए आज हम इन्हीं फॉरगेटन क्वीन की ऐतिहासिक कहानी को जानते हैं, जिन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। From a village girl to a royal bride। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में जामखेड़ के चौंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता मांकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी कि मुखिया हुआ करते थे। उस समय लड़कियों का पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी मांकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्या किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थी। फिर एक महारानी बनने का इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात 18th सेंचुरी की है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़लों की शक्ति कम हो रही थी और डेक्कन में मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे, लेकिन वो थे इन रियलिटी सारी शक्ति प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा बाजीराव के हाथों में थी, जो पुणे से रूल करते थे। पेशवा की आज्ञा से मराठा सरदार दक्षिण की सीमा पार कर उत्तर पर भी अधिकार जमा रहे थे। मालवा और राजस्थान के अनेक राज्य मराठा सेना ने जीत लिए थे। इनमें से कुछ राज्य पेशवा बाजीराव ने अपने सरदारों को जागीरों के रूप में दे दिए, और इन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की। उनकी एकमात्र पुत्र थे खांडेराव। खांडेराव पिता जैसे पराक्रमी नहीं थे और ना ही उनकी राजकाज में अधिक दिलचस्पी थी, इसलिए मल्हार राव ऐसी पुत्रवधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और उनके होलकर राज दोनों को ही संभाल सके। इस संदर्भ में एक बार एक मुहिम से वापस आते समय उन्होंने चौंडी नामक गांव में पड़ाव डाला। शाम का समय था। गांव की शिव मंदिर में आरती हो रही थी। मल्हार राव कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। आरती एक 7 से 8 साल की एक छोटी सी कन्या कर रही थी, जिसके मधुर स्वर में मल्हार राव के मन को मोह लिया। उसे देखकर मल्हार राव सोचते हैं कि कितनी प्यारी बालिका है, इतनी छोटी सी उम्र में चेहरे पर कितनी शांति और तेज है। मल्हार राव पास खड़े एक व्यक्ति से पूछते हैं कि ये बच्ची कौन है, तो वह व्यक्ति कहता है कि आप परदेसी मालूम होते हैं, जो हमारी अहिल्या को नहीं जानते हैं। ये हमारे मुखिया मांकोजी राव शिंदे की बेटी है, अहिल्याबाई। इतना सुनते ही मल्हार राव मुखिया मांकोजी राव से परिचय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मांकोजी राव जब मल्हार राव को अपना परिचय देते हैं तो वो कहते हैं कि आपका नाम किसने नहीं सुना है। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि आप हमारे गांव में पधारे और उन्हें रात्रि के लिए अपना अतिथि बनाने का न्योता देते हैं। मल्हार राव तुरंत ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। इसके जी राव शिंदे अहिल्या को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें पेशवा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले मल्हार राव होलकर को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। मल्हार राव को वो अहिल्या इतनी भा गई कि वो उसे अपनी पुत्रवधू बनाने का प्रस्ताव मांकोजी राव शिंदे के सामने रखते हैं, जिसे मांकोजी राव शिंदे तुरंत ही सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई गांव की एक साधारण कन्या से होलकर राज की रानी बन जाती हैं। लेकिन अहिल्याबाई का जीवन इतना नहीं होने वाला था। आने वाले समय में उन्हें जीवन की सबसे कठिन
त्रासदी झेलनी थी। आइए देखते हैं क्या थी वो त्रासदी। ट्राइज्ड विद डेस्टिनी। दोस्तों, पिता के यहाँ अहिल्याबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार भी। ससुराल में आकर उन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सास ससुर और परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में उन्होंने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। इस बीच उन्हें एक पुत्र मालेराव और पुत्री मुक्ताबाई भी हुई। अहिल्याबाई के संपर्क से खांडेराव के स्वभाव में भी अंतर आया और वो भी राज के कार्यों में दिलचस्पी लेने लगे। योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। लेकिन तभी 1754 में के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुंबेर के युद्ध में खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्या विधवा हो जाती हैं। अहिल्याबाई अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, अब तू ही मेरा बेटा है। अगर तू भी चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये सारा राजपाट तेरा है। अब तक तुझे अपना बेटा समझकर ही सब कुछ सौंप रखा था। तू रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। तुझे देखकर मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। इसलिए बेटी, सती होने के बाद भूल जाओ। मल्हार राव की ऐसी अवस्था देखकर अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। कुछ समय बाद 1766 में मल्हार राव भी चल बसे। ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को राजगद्दी सौंप दी। मालेराव ज़्यादा समय के लिए राज नहीं कर पाए। राजगद्दी संभालने के कुछ दिनों बाद ही मार्च 1767 में वो ऐसे बीमार पड़े कि वो फिर उठ ना सके और अप्रैल 1767 में मात्र 22 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। इकलौते बेटे की मृत्यु का अहिल्या को अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और राजकाज में लग गईं। इसी समय होलकर राज्य के एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वास गोवा को पत्र लिखा कि होलकर राज्य अब स्वामीहीन है, तुरंत आइए, बड़ा अच्छा मौका है। अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उन्होंने घोषणा करवा दी कि होलकर राज्य की पूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथों में ले ली है। आइए अब एक रियलिटी देखते हैं अहिल्या के विवेक का, जहां उन्होंने बिना तलवार चलाए पेशवा को मात दे दी। जब अहिल्याबाई ने सत्ता अपने हाथों में ले ली तो होलकर सेना और सेनापति तुकोजी राव होलकर ने उनको पूरा सहयोग दिया। तुकोजी राव मल्हार राव के गोद लिए हुए पुत्र थे। इसके बाद भी इनका खुद भी राजगद्दी पर अधिकार जताने की वजह अहिल्याबाई का सहयोग करना दिखाता है कि अहिल्याबाई में सच में योग्यता थी। इससे पहले वो अपने ससुर मल्हार राव के समय में भी ग्वालियर जैसी मिलिट्री कैंपेन को लीड कर चुकी थी। 1765 में ही उन्होंने ग्वालियर के पास स्थित फोर्ट को कैप्चर किया था। राजमाता अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्य को संदेश भेजे। पेशवा माधवराव के पास भी सारी जानकारी भेज दी गई। सभी ने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। पेशवा ने भी उनके पक्ष का ही समर्थन किया। अहिल्याबाई ने नवीन प्रयोग भी किया। उन्होंने स्त्रियों की एक पूरी सेना तैयार की और उन्हें अस्त्र शस्त्र का पूरा प्रशिक्षण दिया। अब वो रघोबा की सेना का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने रघोबा को संदेश भेज कर कहा कि आपकी सेना के सिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना। आप सेना के जरिए हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, लेकिन आपकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपने मुझे अबला नारी समझा है। मैं एक ऐसी अबला हूँ जिसका पता आपको रणक्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन स्त्री सेना आपका सामना करेगी। यदि मैं हार भी गई तो कोई हंसी नहीं उड़ाएगा।
लेकिन यदि आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। फिर अबला के ऊपर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सभी बातों पर विचार कर लड़ाई का मौका ना ही लाएं तो ही अच्छा होगा। और जब रघुबा को यह संदेश मिला तो वह चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या अबला के स्वर हैं? ये तो शेरनी है। लेकिन उनके कुछ साथियों ने उनको भड़काने की कोशिश भी की, ये कहकर कि आखिर अहिल्या है तो एक अबला स्त्री ही, वो युद्ध में कहीं भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन रघुबा समझ चुके थे कि अहिल्या से युद्ध करने का मतलब है अपनी इज्जत खोना, इसलिए वो होलकर राज्य पर अपना कब्जा करने का विचार त्याग देते हैं और अहिल्याबाई को संदेश भेजते हैं कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अहिल्याबाई के बेटे मालेराव की मृत्यु पर संवेदना प्रस्तुत करने के लिए इंदौर आना चाहते हैं। इस पर अहिल्याबाई ने जवाब दिया कि संवेदना प्रकट करने के लिए सेना की क्या ज़रूरत है, इसके लिए आप अकेले ही पालकी में बैठकर यहाँ पधारें, होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। इस तरह अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से होलकर राज्य की रक्षा की और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसके बाद तो वो अपने राज्य की भलाई और उसे मजबूत करने में लग गई। अचीवमेंट्स ऑफ अहिल्याबाई। दोस्तों, राजमाता अहिल्याबाई ने अपने राज्य से डाकू और पंडारियों का संकट मिटा दिया था। अहिल्याबाई ने अपने विवेक से जंगलों में रहने वाले उन जनजातियों को जो यात्रियों को लूटा करती थी, उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बना दिया। इस तरह से भील और गोंड जैसी जनजातियां अहिल्याबाई के राज्य में शांति से रहने लग गईं। स्कॉलर्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स को भी राज्य की तरफ से संरक्षण दिया गया। रोड के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए गए, जगह जगह पर कुओं का निर्माण कराया गया, यात्रियों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अहिल्याबाई इंदौर का राजमहल छोड़कर तीर्थ स्थान महेश्वर के एक साधारण घर में रहने लगीं। इस घर के दरवाजे दीन दुखियों और मुसीबत के मारे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वो सबकी माँ थी। लोग अपनी सारी परेशानियां और दुख उनसे कहने आते थे। अहिल्याबाई भी परिवार के बड़े बुजुर्ग की तरह उनकी बात ध्यान से सुनती थी और लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास करती थी। उनकी नई राजधानी महेश्वर लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स का एक मेल्टिंग पॉट बन गई थी। मराठी पोइट मोरोपंत साहिर एंड संस्कृत स्कॉलर खुशाली राम नामक विद्वान एक राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी राजधानी अपने क्राफ्ट्समैन, स्कल्पचर्स और आर्टिस्ट के लिए जानी जाती थी, जिन्हें महारानी की तरफ से संरक्षण प्राप्त था। महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी स्थापना की थी, जो आज अपनी महेश्वरी साड़ीज़ के लिए फेमस है। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि उनके शासन के दौरान मालवा पर कोई भी अटैक नहीं कर पाया, जबकि उस समय पूरे सेंट्रल इंडिया में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। लेकिन राजमाता अहिल्याबाई के शासन में मालवा स्टेबिलिटी और शांति के लिए एक ओएसिस यानी कि नखलिस्तान या उद्यान की तरह था। अहिल्याबाई ने सिर्फ अपने राज्य की ही भलाई नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में फिलैंथ्रोपी यानी कि लोकोपकार के काम किए। लेट्स नो अबाउट हर, अहिल्याबाई, अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। महारानी अहिल्याबाई धार्मिक कार्यों में बचपन से ही रुचि लेती थी। होलकर राज्य को स्थायित्व देने के साथ साथ ही वो धार्मिक क्षेत्र में दान पुण्य भी करती थी। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के तीर्थ स्थानों पर उन्होंने कुएं, टैंक्स और रेस्ट हाउस का निर्माण कराया था। इन स्थानों पर उन्होंने बहुत से त्योहारों को स्पॉन्सर्ड किया था। साथ ही उन्होंने कई सारे मंदिरों को रिपेयर और रिस्टोर किया था। बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वर, पुरी, गया और रामेश्वरम, हर एक तीर्थ स्थान पर किसी न किसी तरह अहिल्याबाई का योगदान रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला है काशी का फेमस टेंपल विश्वनाथ मंदिर, जिसे उन्होंने 1780 में रिबिल्ड एंड रीस्टोर कराया, मुझे उन्हें सन 1669 में नष्ट कर दिया था। इस तरह धर्म पुण्य का काम करते हुए
अंततः 1795 में अहिल्याबाई इस दुनिया से अलविदा हो गई, बट उनकी लेगेसी जीवित रही एंड हर लेगेसी इज स्टिल अलाइव। चलिए जानते हैं कैसे उनकी डेथ हुई। डेथ एंड लेगेसी। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में इस वॉरियर क्वीन का निधन हो गया। ये सैड न्यूज़ चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैल गई। मालवा का हर व्यक्ति बहुत दुखी था, जैसे उनकी सगी माँ चल बसी हो। आज कई शताब्दी बाद भी उनकी लेगेसी अनगिनत मंदिरों, धर्मशालाओं और अनेक ऐसे कार्यों में जिंदा है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। अहिल्याबाई जी 100 से ज़्यादा मंदिर, 30 से ज़्यादा धर्मशाला, गरीब खानों और बहुत से घाटों और कुओं का निर्माण कराया था। उनका 28 वर्ष लंबा, मजबूत, सफल और दृढ़ता से भरा अभियान परोपकारी के रूप में याद किया जाता है। अहिल्याबाई सिर्फ इंडिया के अंदर ही पॉपुलर नहीं थी, बल्कि उनकी कीर्ति विदेशों तक फैली थी। इसलिए उनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट एंड इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ एंड डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट जैसी लीडर्स के साथ की जाती है। होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सिर्फ मराठों की ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। अहिल्याबाई ने अपने शौर्य और विवेक से खुद का नाम कुछ उन चंद महिलाओं शासकों के नाम के साथ दर्ज करवाया, जिन्होंने न केवल साम्राज्य चलाया, बल्कि एक पैट्रियार्कल समाज में रहकर कीर्ति भी हासिल की। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही और रोचक कहानी और नॉलेज के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर्वत खेतीबाड़ी के साथ, और वीडियो को लाइक करते रहिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।